Hi guys, this is Taruni Verma from VN Coaching Classes. So guys, अब स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 10 का नेक्स्ट पार्ट. सो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए और ये वाला पार्ट देखने से पहले आप इसके प्रीवियस पार्ट्स भी है वो भी देख लीजिए, क्योंकि अंडरस्टूड है यार, अगर आप वो नहीं देखेंगे तो आगे वाला पार्ट कैसे समझ आएगा. और गाइस मैं ये भी बता देना चाहती हूँ एक बार दोबारा से कि ये वाला चैप्टर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. सो इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा और जहाँ जहाँ मैं आपको इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बता रही हूँ आप उस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा. सो चलिए नई भारतीय लोक कला की तरफ चलते हैं. 19वीं शताब्दी में भारत के बहुत सारे शहरों में एक नई लोक कला विकसित हुई. खर्रा चित्रकारी क्या होती है आइए देखिए. यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी मिलने वाले हैं गाइस. सो बंगाल में काली घाट स्थित मंदिर एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थान था. काली घाट वहाँ के स्थानीय गांवों में रहने वाले खर्रा चित्रकार, जिन्हें पटुआ पटुआ कहा जाता था, और मिट्टी के बर्तन बनाने वाले पूर्वी भारत में कुम्हार और उत्तरी भारत में कुम्हार. इम्पॉर्टेंट टर्म्स निकल कर आ रही है गाइस, बहुत ध्यान से देखिएगा. एक नई कला शैली विकसित करने लगे. वे आसपास के गांवों से 19वीं सदी के शुरुआत में कलकत्ता आ गए. उस समय कलकत्ता एक वाणिज्यिक और प्रशासकीय केंद्र के रूप में फैल रहा था. ठीक है, वाणिज्यिक और प्रशासकीय केंद्र के रूप में इन द सेंस कि मतलब वहाँ पे बिजनेस कॉमर्स बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था और एडमिनिस्ट्रेशन भी वहाँ पे इस्टेब्लिश हो गया था. ठीक है, जैसे फ़िलहाल के लिए क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ से चलता है हमारे देश का, दिल्ली से. तो उस टाइम वो कलकत्ता में डेवलप हो रहा था. जब वो एडमिनिस्ट्रेशन सेंटर के रूप में बढ़ रहा था तो इससे नई नई अपॉर्चुनिटीज़ भी थी. क्या यहाँ पे नए नए ऑफिसेस भी खुल रहे थे, नई इमारतें बन रही थी, सड़कें बन रही थी. तो इस निर्माण कार्य की वजह से शहर में तरह तरह के नए मौके पैदा हो गए और लोग कमा खा सकते थे. ग्रामीण कलाकार भी नए ग्राहकों और नए संरक्षकों की उम्मीद में शहरों में आकर बसने लगे. संरक्षकों की इसका मतलब है कि कोई उन्हें खाने के लिए दे देगा, कोई कुछ प्रोवाइड करा देगा. ठीक है, 19वीं सदी से पहले ग्रामीण पटुआ और कुम्हार आमतौर पर पौराणिक विषयों और देवी देवताओं की तस्वीर बनाते थे. काली घाट जाने के बाद भी वे इसी तरह की धार्मिक चीज़ें बनाते थे. परंपरागत रूप से खर्रा चित्रों की छवियां गोलाकार नहीं बल्कि सपाट हुआ करती थी. मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, गोलाकार नहीं सपाट हुआ करती थी. और अब काली घाट चित्रकार अपनी छवियों में उभार पैदा करने के लिए छायाकरण का इस्तेमाल करने लगे थे और दिखाए वे अभी त्रिआयामी ही थी, बट अभी भी जीवंत नहीं लगती थी, यथार्थ मतलब एक्चुअल नहीं लगती थी. मतलब बात यह है कि दरअसल शुरुआती काली घाट चित्रों में मुखर सुनियोजित अयथार्थवादी शैली स्पष्ट दिखाई देती है, जिसमें छवियाँ विशाल और शक्तिशाली थी, बट उसमें रेखाओं, विवरण और रंगों का न्यूनतम प्रयोग किया गया था. मतलब उसकी फिनिशिंग पे उसकी मतलब डीपली उस पर कम काम किया गया था. 1840 के दशक के बाद काली घाट कलाकारों में हम एक नया रुझान देखते हैं, जहां मूल्य, मान्यताएं, रुचियाँ, सामाजिक कायदे कानून और रीति रिवाज इतनी तेजी से बदल रहे थे. ऐसे समाज में रहने वाले कालीघाट चित्रकारों ने भी अपने आसपास की दुनिया पर ध्यान दिया. भाई आसपास के अगर आप चेंजेस पे ध्यान नहीं देंगे और अगर आपको कंपटीशन में उतरना है, कंपटीशन को जीतना है, तो आपके आसपास क्या हो रहा है उस चीज़ को आपको देखना ही पड़ेगा. और अब सामाजिक और राजनीतिक विषयों पर भी चित्र बनाने लगे. पहले तो धार्मिक विषयों पर ही बनाते थे. 19वीं सदी के आखिर के बहुत सारे काली घाट चित्रों में ब्रिटिश शासन के अंतर्गत सामाजिक जीवन को दर्शाया गया है.
अपने चित्रों के माध्यम से ये कलाकार अक्सर इन बदलावों का उपहास करते थे। अंग्रेजी भाषी पश्चिमी आदतों में रंगे साहिबों की तरह सजे, सिगरेट पीते, कुर्सी पर बैठे लोगों के इन नए शौकों का मजाक उड़ाते थे। भ्रष्ट पुजारियों की आलोचना की जाती थी। लेडीज को घर से बाहर ना निकलने की सलाह दी जाती थी, सो कॉल्ड। उन्होंने पश्चिमी रंग में रंगे बाबू का मजाक भी उड़ाया। ठीक है, इस तरह से वो एक नई पद्धति विकसित होने लगी, एक नया कला शैली विकसित होने लगी, जिसके हिसाब से या फिर जिसके द्वारा वो अपने ये वाली चीज़ें भी दिखा सकते थे कि आसपास के हो रहे चेंजेस को वो लोग किस तरह से देखते हैं। काली घाट तस्वीरों में बहुत बड़ी संख्या में छापकर बाज़ारों में भी बेची गई। इनकी टेक्निक क्या थी कि ये लोग है ना, पहले तस्वीरें लकड़ी के तख्तों पर खुदाई करके बनाते थे, फिर खुदे हुए टप्पों पर उस पर इंक लगा देते थे और उन पे ना कागज़ दबा दिया जाता था और एक तरह से फिर वो शेप रेडी हो जाती थी। और इस तरह लकड़ी के ठप्पों से जो छापे बनाए जाते थे उन पे हाथ से रंग भर दिए जाते थे। ठीक है, मतलब कि जैसे कि ये एक लकड़ी का तख्ता है, इस पे आपने कुछ भी लिखा, जैसे मान लीजिए HISTORY, ये इस पे खुदाई कर दी। ठीक है, फिर इस पे इंक भर दिया। इंक हम ये ले लेते हैं, इस पे ना मान लीजिए इस कलर से इंक भर दी। ठीक है, और फिर इस इंक के ऊपर इन्होंने रख दिया कागज़, फिर वो कागज़ पे आ जाता था इसका। और ये तो सिर्फ मैंने एक वर्ड लिखा है और वो पिक्चर्स उस कागज़ पे आ जाती थी, फिर उस कागज़ पे वो कलर भर देते थे। ऐसे करके फ़ायदा ये था कि इसके एक ही तरीके से बहुत सारी तस्वीरें ना बनाई जा सकती थी। इवन 19वीं सदी के आखिर तक भारत के विभिन्न भागों में प्रिंटिंग प्रेस लगाई जाने लगी थी और भी ज़्यादा संख्या में चित्र छापे जा सकते थे। और फिर क्या था, आराम से इसको मार्केट में कम कीमत पे बेचते थे और इसे गरीब लोग भी आराम से उन्हें खरीद सकते थे। और लोकप्रिय तस्वीरें, मतलब जो एक तरह से फेमस होती है, जैसे मान लीजिए माता दुर्गा का कोई भी एक रूप है, वो बहुत फेमस है। अगर आप माँ दुर्गा ये सोचेंगे ना तो आपके सामने एक स्पेशल सी तस्वीर आ जाएंगी कि भाई एक लेडी है, उन्होंने कोई रेड कलर की ड्रेस पहनी है, शेर पे सवार है और उनके हाथ में गदा, एक हाथ से आशीर्वाद दे रखी है, ऐसे ऐसे करके कुछ आपको ध्यान आएगा, है ना। तो जो ऐसी पॉपुलर तस्वीरें थी वो केवल गरीब ग्रामीण ही नहीं बल्कि मध्यवर्गीय चित्रकार भी प्रिंटिंग प्रेस लगाते थे और बाजार के लिए चित्र तैयार करते थे। उन्हें जीवन अध्ययन, तैल चित्रकारी और छापे बनाने की नई विधियों का ब्रिटिश कला संस्थानों में प्रशिक्षण दिया जाता था। ठीक है, कैलकाटा आर्ट्स स्टूडियो 19वीं सदी के आखिर के कैलकाटा में स्थापित की गई सबसे सफल प्रिंटिंग प्रेसों में से एक थी। इम्पोर्टेंट पॉइंट, कैलकाटा आर्ट्स स्टूडियो। इस प्रेस में प्रसिद्ध बंगाली व्यक्तियों के साथ साथ पौराणिक पात्रों की भी आदम कद तस्वीरें बनाई जाती थी, मतलब बड़ी बड़ी तस्वीरें बनाई जाती थी। और ये पौराणिक तस्वीरें यथार्थ होती थी, मतलब लगता था कि यह एक्चुअल में है कुछ। इन तस्वीरों की पृष्ठभूमि में आकर्षक भूदृश्य, पहाड़ियाँ, झीलें, नदियाँ और जंगल होते थे। दुकानों और सड़कों पर लगी अस्थायी दुकानों पर आपने प्रचलित कैलेंडर्स में हिंदू देवी देवताओं की बहुत सारी तस्वीरें देखी होगी। और इन तस्वीरों की विशेषता 19वीं सदी के आखिर में मुख्य रूप से सामने आई। ठीक है जी, यहाँ पे एक टर्मिनोलॉजी यूज़ की गई थी, जीवन अध्ययन।
इसका मीन होता है कलाकारों के लिए जीवित मॉडलों की मुद्राओं के आधार पर मानव आकृतियों का अध्ययन। ठीक है। और ये एक एग्जाम्पल, कुर्सी पर बैठा एक बाबू, कालीघाट पेंटिंग, 19वीं शताब्दी। इस तरह की पेंटिंग में आप कलाकार के इस भय को साफ देख सकते हैं कि जो ये बाबू बैठे हैं ना, ये जो बाबू बैठा है ना, कि इसकी पश्चिमी लोग नकल करेंगे, पश्चिमी सभ्यता की, और स्थानीय संस्कृति को छोड़ देंगे। यह बाबू को एक मस्कर है कि मतलब कि ऐसे ही कुछ बैठा हुआ है कोई उस तरह दिखाया गया है, और ऊंची एड़ी पहने, जूते, अजीब नोकदार पायों वाली कुर्सी पर बैठा है। ठीक है। और कैलकाटा आर्ट्स स्टूडियो द्वारा निर्मित एक और चित्र नल दमयंती का, और ये 1878 से 1880 के बीच का है। और इस तरह से राष्ट्रवादी विचारों को भी प्रोत्साहित किया जा रहा था, जिसमें कि हम देख सकते हैं कि इसमें भारत माता को देवी के रूप में दिखाया गया है। ठीक है, जो राष्ट्र झंडा लिए हुए होती है। कई तस्वीरों में राष्ट्रीय नायक अपना शीश माता के चरणों में चढ़ा रहे होते हैं, और कुछ तस्वीरों में देवी देवता अंग्रेजों का कत्ल आम कर रहे होते हैं, ये दिखाया गया है। देखिए, जैसे ये जो लेफ्ट वाली पिक्चर है, इसमें क्या शो किया गया है कि काली माता, कैलकाटा आर्ट स्टूडियो, इसमें ये क्या शो है कि 1905 में अंग्रेजों द्वारा प्रतिबंधित कर दी गई सिगरेट की एक भारतीय ब्रांड का विज्ञापन है ये। इसमें देख सकते हैं कि देवी ने दानवों को मारा है, और इन दानवों में ब्रिटिश सिपाही हैं उनका शीश दिखाया गया है। और ये देखिए भारत माता की एक प्रचलित तस्वीर, कैमरे की आँख से भारत, कुछ नए टाइप की तस्वीरें। 19वीं सदी तक, तो इसके मध्य तक यूरोप से कई छायाचित्रकार भी भारत आने लगे थे। तो छायाचित्रकार की कला को बढ़ावा देने के लिए इनसे जुड़ी समितियों का गठन किया गया। इसमें से कुछ रूप चित्रकार थे जो अंग्रेज ऑफिसर्स की तस्वीर खींचने लगे। और ये देखिए एग्जाम्पल इसका, कैसे खड़े हैं कि एक रोब वाले अंदाज में, और आसपास ऐसे सैनिक खड़े हैं, कुछ इस टाइप से ये लोग कैमरे में इन दृश्यों को कैद करते थे। ठीक है। और ये कुछ और एग्जाम्पल्स, ठीक है, देख लीजिएगा।